अब हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट से रिलेटेड, जिसका नाम है सत्यापन एवं मूल्यांकन यानी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सत्यापन क्या होता है। सत्यापन क्या होता है यानी सत्यापन है वो ऑडिट की मूलभूत, यानी सत्यापन है वो अंकेक्षण यानी ऑडिट। अंकेक्षण होता है ऑडिट, यानी जो सत्यापन है वो ऑडिट की सारभूत, मूलभूत या ठोस प्रविधि है। प्रविधि होता है प्रोसीजर, यानी जो ऑडिट की सारभूत, मूलभूत या ठोस प्रविधि है सत्यापन। और सत्यापन के अंदर क्या किया जाता है, बैलेंस शीट। सत्यापन में बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। सत्यापन में बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट का सत्यापन किया जाता है। यानी सत्यापन किसका होता है, बैलेंस शीट का सत्यापन। सत्यापन क्या है, ऑडिट की सारभूत, मूलभूत या ठोस प्रविधि है जिसके अंदर बैलेंस शीट, जिसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, का सत्यापन किया जाता है। और सत्यापन में क्या क्या शामिल है, सत्यापन में क्या क्या शामिल है, इसका हम एक सूत्र है OVEP, यानी सत्यापन में ओनरशिप। सत्यापन में ओनरशिप यानी ओनरशिप होता है स्वामित्व, संपत्तियों, दायित्व का स्वामित्व। वैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, संपत्तियों, दायित्व, मूल्यांकन। और एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व, और अस्तित्व। और पी का होता है प्रेजेंटेशन, यानी जो सत्यापन होता है इसमें संपत्ति एवं दायित्व का स्वामित्व, उसका मूल्यांकन, अस्तित्व और प्रस्तुतिकरण की जांच की जाती है। यानी सत्यापन में स्वामित्व, मूल्यांकन, अस्तित्व व प्रस्तुतिकरण की जांच की जाती है। और जो सत्यापन है इसमें प्रमाणन भी शामिल है, यानी सत्यापन में प्रमाणन भी शामिल है। सत्यापन में प्रमाणन भी शामिल है। प्रमाणन क्या होता है, प्रमाणन होता है वाउचिंग। वाउचिंग यानी प्रमाणन, जितने भी बिल हो या रसीद हो, इन सब को क्या बोलते हैं, हम वाउचर बोलते हैं। यानी सत्यापन में क्या वाउचर भी शामिल होता है। और जो संपत्ति, हमने सबसे ऊपर देखा कि संपत्ति व दायित्वों का सत्यापन करना। संपत्ति एवं दायित्व के सत्यापन, यानी यदि आप एसेट एंड लायबिलिटी, यानी एसेट होता है संपत्ति एवं दायित्व, लायबिलिटी के सत्यापन है का जो प्राथमिक दायित्व है, यानी जो प्राथमिक दायित्व है वो प्रबंधकों का होता है। यानी यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति एवं दायित्व के सत्यापन का प्राथमिक दायित्व किसका है, तो प्रबंधकों का। अब नोट लगा के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात लिखनी है कि लंदन ऑयल स्टोरेज केस था। उसमें कहा गया कि स्टॉक लेना है, यानी स्टॉक लेना ऑडिटर का, यानी अंकेक्षक का, यानी स्टॉक लेना ऑडिटर का कर्तव्य है। यानी ये लंदन ऑयल स्टोरेज केस में कहा गया कि जो स्टॉक लेना है वो ऑडिटर का कर्तव्य है। यदि वह स्टॉक लेने में, यानी जो ऑडिटर है वो स्टॉक लेने में लापरवाही बदलता है, यानी स्टॉक का सत्यापन करने में लापरवाही बदलता है या लापरवाही करता है, तो उसे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और जो सत्यापन की कौन कौन सी टेक्निक होती है, यानी सत्यापन की कौन कौन सी तकनीक होती है, अब हम देखेंगे सत्यापन की तकनीक। यानी सत्यापन की तकनीक यदि आपको वेरिफिकेशन की तकनीक कौन कौन सी है, तो एक होता है निरीक्षण। निरीक्षण में क्या किया जाता है कि संपत्तियों का फिजिकल सत्यापन किया जाता है, यानी वहां जाकर है वो सबूतों या तथ्यों की जांच की जाती है। और दूसरा तरीका है पूछताछ। सत्यापन में पूछताछ है वो बाहरी व्यक्ति से की जाती है, यानी संस्था के जो बाहर का व्यक्ति होता है, थर्ड पार्टी पर्सन होता है, उससे ही पूछताछ की जाती है। अब सत्यापन के बाद देखेंगे हम मूल्यांकन। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन है वो हमें सही करना चाहिए। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो संपत्तियों का मूल्यांकन है वो
संपत्तियों का उचित मूल्यांकन करना चाहिए, संपत्तियों का उचित मूल्यांकन करना चाहिए। ना तो हमें संपत्तियों का अधिमूल्यांकन करना चाहिए, यानी जितने की संपत्ति है उससे अधिक नहीं दिखाना चाहिए, और न ही संपत्ति का अवमूल्यांकन करना चाहिए, और न ही संपत्ति का अवमूल्यांकन करना चाहिए, यानी जितने की है उससे कम नहीं दिखाना चाहिए। यदि हम संपत्तियों का उचित मूल्यांकन नहीं करते हैं तो जो हमारी लेखा पुस्तकें हैं उनमें उचित या सत्य छवि प्रस्तुत नहीं होगी। इस कारण जो संपत्तियों का यदि हम अधिमूल्यांकन कर देते हैं, यदि संपत्तियों का अधिमूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है, जो लाभांश का भुगतान यानी लाभांश का भुगतान है वो पूंजी में हो जाता है, यानी लाभांश का भुगतान पूंजी से हो जाता है। यदि हम संपत्तियों का अवमूल्यांकन करते हैं यानी कम मूल्य यानी यदि हम संपत्ति का अवमूल्यांकन यानी संपत्ति का कम मूल्य आंकते हैं तो इससे क्या होता है, गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है, और गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है तो इस गुप्त संचय का फिर दुरुपयोग है वो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ऑडिटर यानी जो अंकेक्षक होता है, यानी ऑडिटर या जो ऑडिटर जिसे हम अंकेक्षक कहते हैं, यानी ऑडिटर या अंकेक्षण है वो मूल्यांकन करता नहीं होता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन आता है क्या ऑडिटर मूल्यांकन करता है, तो नहीं, ऑडिटर मूल्यांकन करता नहीं होता है। ऑडिटर मूल्यांकन करता नहीं होता है, वह केवल मूल्यांकन के आधार की जांच करता है, मूल्यांकन के आधार की जांच करता है, वह केवल मूल्यांकन के आधार की जांच करता है। मूल्यांकन के कौन कौन से आधार होते हैं, अब हम देखेंगे कि मूल्यांकन के आधार की तो जांच करता है, लेकिन मूल्यांकन के आधार होते क्या हैं। तो मूल्यांकन के आधार स्थायी संपत्तियां, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थायी जो संपत्तियां होती है उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में जो भूमि है, भूमि का मूल्यांकन है वो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर किया जाता है। भूमि का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। भवन का मूल्यांकन है वो पुस्तक मूल्य या जिसका दूसरा नाम होता है उपयोगिता मूल्य पर किया जाता है। और पुस्तक या जो उपयोगिता मूल्य है, यदि हम कॉस्ट प्राइस में से मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमें भवन का जो मूल्यांकन यानी क्वेश्चन बनता है कि भूमि का मूल्यांकन किस पर किया जाता है, तो आंसर होगा लागत मूल्य पर। भवन का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है, तो आंसर होगा कि बुक वैल्यू या पुस्तक मूल्य या उपयोगिता मूल्य पर किया जाता है। यदि पुस्तक मूल्य और उपयोगिता मूल्य क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा, ऑप्शन में मिलेगा हमें लागत मूल्य माइनस मूल्यह्रास। जब हम कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें पुस्तक मूल्य ही प्राप्त होता है। और अन्य जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं यानी इनके अलावा अन्य जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं उनके मूल्यांकन भी उनका मूल्यांकन पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। यानी अन्य स्थायी संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन भी बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य या उपयोगिता मूल्य या सीपी माइनस मूल्यह्रास पर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन भी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर किया जाता है। यदि हम किसी की ख्याति खरीदी जाती है तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, यानी लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा। यदि हम ख्याति खरीदते हैं तो उन्हें लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा। ख्याति यानी मान लीजिए ए नाम की कंपनी प्रसिद्ध है और उसे यदि बी नाम का व्यक्ति खरीदता है तो उसे उस कंपनी की प्रसिद्धि या ख्याति कितने में खरीदी गई ये बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा, यानी उसकी लेखा जो पुस्तक है उसमें लिखेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ख्याति बनाई है तो उसे कहीं भी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। अदृश्य एवं अमूर्त संपत्तियां यानी जितनी भी अदृश्य या अमूर्त संपत्तियां होती है, जितनी भी अदृश्य या अमूर्त संपत्तियां होती है उनका जो मूल्यांकन है वो भी उनका मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य माइनस अमूर्तीकरण। यहाँ अमूर्तीकरण का मतलब मूल्यह्रास ही होता है, यानी जो अदृश्य या अमूर्त संपत्तियां हैं उनकी जगह मूल्यह्रास उनके लिए मूल्यह्रास की जगह अमूर्तीकरण शब्द का यूज किया जाता है। जो ख्याति कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं हम, जैसे पेटेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, कॉपीराइट हो गया,
कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें, या ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें ख्याति होती है। अब हम देखेंगे कि निवेश का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। एक तो निवेश होता है दीर्घकालीन निवेश, यानी जो लंबे समय तक का निवेश होता है उसे हम बोलते हैं दीर्घकाल निवेश, यानी जो 1 साल से ज़्यादा रखने का इरादा हो या ज़्यादा के लिए किया गया हो उसे दीर्घकालीन निवेश बोलते हैं। एक होता है अल्पकालीन निवेश। अल्पकालीन निवेश जो कि 1 साल से कम रखने का इरादा हो। दीर्घकालीन निवेश है उसका मूल्यांकन है वो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर किया जाता है। और जो अल्पकालीन निवेश है इसका मूल्यांकन है वो लागत मूल्य या बाजार मूल्य, लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। यानी क्वेश्चन बनता है कि जो अल्पकालीन निवेश का मूल्यांकन किया जाता है तो उत्तर होगा लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जितनी भी चालू संपत्तियां हैं यानी जो करंट एसेट है यानी चालू संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक, जो स्टॉक का सत्यापन है वो किया जाता है लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो, जो भी दोनों में से कम हो उस पर स्टॉक का सत्यापन किया जाता है। और पशुधन का मूल्यांकन, और पशुधन का मूल्यांकन किस पर किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर किया जाता है। पशुधन का मूल्यांकन है वो पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो कच्ची सामग्री होती है यानी रॉ मटेरियल होता है उसका मूल्यांकन है वो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर किया जाता है। और जो प्रगतिशील यानी निर्माणाधीन सामग्री होती है या प्रगतिशील सामग्री होती है उसका निर्माण कॉस्ट प्राइस प्लस निर्माण पर जितना भी खर्च किया गया है उस पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है तो उत्तर होगा लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो। पशुधन का मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर। कच्ची सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है तो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर। प्रगतिशील सामग्री यानी जो निर्माणाधीन सामग्री है उसका मूल्यांकन किया जाता है तो लागत मूल्य और निर्माणाधीन जो खर्च आता है उस मूल्य पर किया जाता है। और जो देनदार होते हैं यानी जो देनदार होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है प्राप्य मूल्य पर। अब ये प्राप्य मूल्य किस प्रकार प्राप्त होता है तो जब हम पुस्तक मूल्य में से यानी जब बुक वैल्यू में से हम बैड डेप्ट्स यानी जब हम पुस्तक मूल्य में से डूबत ऋण यानी जो ऋण अभी वापस नहीं आया डूब गया है वो यदि यानी डूबत ऋण यानी लोन निकाल देते हैं तो हमें प्राप्य मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी यदि हम पुस्तक मूल्य में से जो डूबा हुआ ऋण यानी जो ऋण वापस नहीं आया वो निकाल देते हैं तो हमें प्राप्य मूल्य प्राप्त होता है। यानी देनदार अपनी संपत्ति का मूल्यांकन है वो प्राप्य मूल्य पर करता है। अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सत्यापन में शामिल है क्या वैल्यूएशन शामिल होता है, एग्जिस्टेंस शामिल होता है, ओनरशिप शामिल होता है या ऑप्शन डी सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी, यानी जो हमने देखा था OVEP वही है ये। क्वेश्चन नंबर 2, पशुधन का मूल्यांकन किया जाता है क्या लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर या वार्षिक मूल्यांकन मूल्य पर। ऑप्शन डी लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन या वार्षिक मूल्यांकन मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर। ऑप्शन बी बाजार मूल्य पे, ऑप्शन सी बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य पर या ऑप्शन डी पुनर्मूल्यांकन पर। तो जो ख्याति का मूल्यांकन है वो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर या लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो। ऑप्शन डी लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। यानी गुप्त संचियों का निर्माण कैसे होता है, यदि हम संपत्तियों का अधिमूल्यांकन कर देंगे तब, या ऑप्शन बी है यदि हम संपत्तियों का अवमूल्यांकन कर देंगे तब, या ऑप्शन सी है खर्चे अधिक करने पर, या ऑप्शन डी है पूंजीगत खर्चे को आयगत मानने पर, या ऑप्शन ई बी या डी। इसका उत्तर होगा गुप्त संचियों का निर्माण यदि हम संपत्तियों का अवमूल्यांकन कर देते हैं तथा
पूंजीगत खर्चों को यदि हम आयगत खर्चे मान लेते हैं तो गुप्त संचियों का निर्माण होगा, यानी इसका उत्तर होगा बी व डी दोनों। सत्यापन की तकनीक में क्या शामिल है? क्या निरीक्षण शामिल होता है, अवलोकन शामिल होता है, पूछताछ शामिल होता है, या ऑप्शन डी सभी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सभी। सत्यापन में निरीक्षण भी शामिल होता है, अवलोकन भी शामिल होता है और पूछताछ भी शामिल होती है। संपत्तियों तथा दायित्वों का सत्यापन करना किसका दायित्व है? यानी जो संपत्ति हैं दायित्वों का सत्यापन करना का किसका? ऑप्शन ए ऑडिटर यानी अंकेक्षक का, ऑप्शन बी मैनेजमेंट यानी प्रबंधक का, ऑप्शन सी सदस्यों का, ऑप्शन डी विशेषज्ञों का। तो इसका उत्तर होगा कि संपत्ति तथा दायित्वों का सत्यापन करना जो प्राथमिक या दायित्व है वो प्रबंधकों का होता है।